आज आप सभी को हम मिश्रा निवास ले चलते हैं, जहाँ पर श्याम बाबू अपनी पत्नी शीला, माँ सरला, पिताजी अनूप मिश्रा और 2 बेटों के साथ रहा करते थे। मिश्रा जी की शादी को पूरे 18 बरस होने वाले थे और अपनी एनिवर्सरी वीक में पत्नी के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट ना देखकर वो थोड़े चिंतित हो रहे थे। अरे श्रीमती जी, कहाँ गुम हो आप? हमारा एनिवर्सरी वीक चल रहा है और तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। अरे 18 साल में बोर हो गई हो क्या हमसे? जैसे आपके ढंग है ना, आपके साथ रहकर कोई भी औरत बोर ही हो जाएगी। अरे ऐसी क्यों बातें कर रही हो भाग्यवान, हम तो आज भी तुम्हारे दीवाने हैं। अरे जाइए जी, एनिवर्सरी आ गई तो चले आए प्यार दिखाने। बाकी तो पूरे साल आपको याद भी नहीं रहता कि आपकी एक पत्नी भी है। बाकी के दिनों में तो पत्नी से करने के लिए आपके पास वही गिनी चुनी बातें रहती हैं। रोटी दे, सब्जी दे, रुमाल दे या फिर जीने दे। बस इन्हीं वाक्यों के आसपास हमारी शादीशुदा जिंदगी घूम रही है। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? सब काम धंधा छोड़कर हम घर में बैठ जाएं या दिन भर फोन पर बस तुमसे लव यू करते रहे? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन आप खुद ही सोच कर देखिए, 10-12 साल पहले जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था, तब क्या लोग प्यार नहीं करते थे? तो क्या करे? अच्छा ठीक है, आज से वादा है कि दिन में एक बार तुमको लव यू का मैसेज जरूर कर दिया करेंगे बस। अरे हम क्या बोल रहे हैं और आप अलग ही राग आलाप रहे। हमें नहीं चाहिए आपका ये मोबाइल में मैसेज। हम तो कहते हैं आग लगे इन मोबाइलों को। जब से ये मोबाइल आए हैं ना, इन्होंने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे कम से कम पहले लोग अपना प्यार जताने के लिए एक दूसरे को चिट्ठी तो लिखते थे। उन चिट्ठियों को इंसान सालों साल संभाल कर रखता था। सालों बाद भी अगर निकाल कर पढ़ लो तो सारी यादें ताज़ा हो जाती थी। आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो आप मुझे वो गुलाबी कागज़ों पर चिट्ठी लिख कर देते थे। सच्ची उन चिट्ठियों में जो प्यार की महक आती थी ना, वो मज़ा इन व्हाट्सएप के मैसेज में रहा ही नहीं। आपको पता है, आपकी वो गुलाबी चिट्ठियाँ मैंने आज तक अपने पास संभाल कर रखी हुई हैं। अरे बाबा तो क्या करे, एक कबूतर पाल ले जो सबके घर जाकर चिट्ठियाँ बांटता फिरे। बाकी दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं, हम तो बस अपनी बात कर रहे हैं। आप एनिवर्सरी मनाने के लिए पूछ रहे थे ना, तो ठीक है, वादा करिए अगले 1 सप्ताह तक आप हर रोज़ हमें चिट्ठी लिख कर अपने दिल की बात बताएंगे, ठीक वैसे ही जैसे शादी के समय लिखा करते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, सच में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है, जैसा हमारी श्रीमती जी का है, आपका हुक्म सर आंखों पर। मिश्रा जी ने वादा तो कर दिया था कि वो अब से पत्नी को चिट्ठी लिखकर रोज अपने मन की बात बताया करेंगे, लेकिन इतने बड़े परिवार में सबसे छिपकर ये प्रेम पत्र पत्नी तक पहुंचाना कोई सरल काम तो था नहीं। इसलिए रात के 12 बजे सबके सोने के बाद वो कागज लेकर पत्र लिखने लगते हैं। लगता है सब लोग सो गए। इस समय मैं आराम से शीला के लिए प्रेम पत्र लिख सकता हूँ। मिश्रा जी ने देर रात तक बैठकर प्रेम पत्र लिखा और फोल्ड करके एक किताब के अंदर रख दिया। शीला सुबह सबसे पहले रसोई में जाती है। ऐसा करता हूँ, ये चिट्ठी रसोई में रख देता हूँ। जैसे ही शीला सुबह चाय बनाने के लिए चीनी का डिब्बा उठाएगी, ये चिट्ठी उसके हाथ में आ जाएगी और ये पढ़कर वो खुशी से झूम उठेगी। ये अच्छा आइडिया है। पूरी योजना बनाने के बाद रात के 2 बजे श्याम बाबू चिट्ठी लेकर दबे पांव रसोई में घुसते हैं और चीनी के डब्बे के ऊपर उसे रखने के बाद बड़े चैन से जाकर सो जाते हैं। सुबह 5 बजे। लगता है आज बहू की आंख नहीं खुली। मेरी तो सुबह 4 बजे ही खुल गई थी और तब से ही बड़ी जोर की चाय की तलब लगी हुई है। अब कितनी देर शीला का इंतज़ार करूं? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चाय बनाकर पी लेती हूँ। सरला चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है और एक बर्तन में चाय का पानी चढ़ा देती है। चीनी डालने के लिए जैसे ही वो डिब्बा उठाती है, एक खुशबूदार गुलाबी कागज वाली चिट्ठी उसके हाथ लग जाती है। क्या है ये? रात को तो मैं ही सबसे आखिर में रसोई बंद करके सोई थी, तब तो यहाँ कुछ नहीं था। रात में कौन रख गया? खोल कर देखती हूँ। मेरी प्रियतमा, माना कि हमारी शादी को इतने साल बीत गए,
लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा शादी के समय था। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं तो जैसे अपने मन की बात कहना ही भूल गया था। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी ये चिट्ठी अच्छी लगे तो तुम आज रात को सबके सोने के बाद काली साड़ी पहनकर छत पर आ जाना। हम दोनों साथ में पूनम के चांद को निहारेंगे। और हाँ, मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर लिखना। चिट्ठी पढ़कर सरला का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हाय राम, ये क्या नया शौक चढ़ा गया है इन्हें बुढ़ापे में। लेकिन मानना पड़ेगा, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना इस उम्र में लोग अपनी दवाई खाना भूलने लगते हैं और इन्हें आशी की याद आ रही है। मैं भी कोई इनसे पीछे थोड़ी न रहने वाली हूँ। अभी इनकी चिट्ठी का जवाब लिखती हूँ। सरला पेन से सुंदर लिखावट में पत्र का जवाब लिखती है और उसे वापस उसी डिब्बे के पास रख देती है। कुछ देर बाद अब तक तो शीला ने पढ़कर जवाब भी लिख दिया होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं किसी और के हाथ ना लग जाए। श्याम रसोई के अंदर जाकर देखता है तो उसे चीनी के डिब्बे के ऊपर एक चिट्ठी रखी दिखाई देती है। वो चिट्ठी लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है और अकेले में जाकर उसे पढ़ने लगता है। आपकी चिट्ठी पढ़कर मुझे कितनी खुशी हुई, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आपने तो जैसे पुराने दिन याद दिला दिए। सिर्फ आप ही मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं रात को खाना खाने के बाद छत पर आपका इंतज़ार करूँगी, आप भी ज़रूर आना। और हाँ, जब आपने काली साड़ी की फरमाइश कर ही दी है तो मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है, आप मेरे पसंदीदा लाल गुलाब लाना मत भूलना। बरसों बाद प्यार की चाशनी में डूबे हुए अल्फाजों को पढ़कर श्याम का मन एक बार फिर से उड़ान भरने को तैयार हो गया था। आज वो ऑफिस गया तो जरूर था, लेकिन उसका मन ऑफिस में लग नहीं रहा था। ऑफिस से वापस आते हुए उसने गुलाब के 2 फूल खरीदे और उसे अपने पॉकेट में छिपाकर घर की ओर बढ़ गया। 9:30 बजे तक सभी खाना खा चुके थे। अरे पता नहीं क्या औरत है ये। इसकी बात मानकर मैंने 18 साल बाद इसे प्रेम पत्र लिखा और इसके चेहरे पर रत्ती भर भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक ही कह गए बड़े बुजुर्ग कि औरत के मन का भेद निकालना बड़ा कठिन काम है। अब पता नहीं इसे क्या चाहिए। श्याम अपने पिता के साथ बैठा लॉबी में बातें कर रहा था और इधर अपना काम निपटाने के बाद बहू शीला अपने कमरे में चली गई। लगता है शीला तैयार होने के लिए गई है। कुछ देर यहीं बैठ जाता हूँ, उसके बाद सीधा छत पर निकल जाऊंगा। कुछ देर पिताजी से बातें करने के बाद श्याम छत की ओर बढ़ जाता है। छत पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। चांद की मध्यम सी रोशनी में उसने देखा कि सामने काली साड़ी पहनी शीला खड़ी हुई है, जिसकी सिर्फ पीठ ही श्याम को दिखाई पड़ रही थी। जाकर ये गुलाब शीला के बालों में लगा देता हूँ, आज तो खुश हो जाएगी मुझसे। श्याम नजदीक जाता है और पीछे से ही गुलाब उसके बालों में लगा देता है। अरे अब अपना चेहरा भी दिखा दो, कितना इंतजार कराओगी। आज कितने सालों बाद तुमने ये काली साड़ी पहनी है, दीदार तो कर लेने दो। जैसे ही सरला अपना चेहरा घुमाती है, श्याम एकदम सकते में आ जाता है। तू यहाँ क्या करने आया है और क्या बकवास कर रहा था अभी? मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैं तो यहाँ पर अपनी शीला का इंतजार कर रहा था, लेकिन आप इतनी रात को छत पर। शीला का इंतजार कर रहा था वो तो ठीक है, लेकिन ये लाल गुलाब? उसने कहा कि उसे लाल गुलाब चाहिए तो मैं लेता आया। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आई नहीं। लेकिन माँ, आपने काली साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे बेटा, तेरे पापा है ना, उन्हें बुढ़ापे में जाने का शौक चढ़ा गया है। मुझे चिट्ठी लिख कर कहते हैं काली साड़ी में देखना चाहता हूँ, तो बस उनकी खुशी के लिए काली साड़ी पहन ली। कौन सी चिट्ठी की बात कर रही है माँ? अरे सुबह सुबह 5 बजे रसोई में मुझे चिट्ठी मिली थी। पहले तो बुढ़ाओं को कुछ ज्यादा ही जवानी सूझ रही थी, और अब मुझे यहाँ खड़ा करके खुदा राम से नीचे खर्राटे भर रहे होंगे। पापा नहीं आएंगे माँ? क्या कह नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे?
अभी नीचे जाकर इनकी नींद पूरी कराती हूँ। अरे वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि आप उनका इंतजार कर रही हो। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, वो लेटर पापा ने नहीं मैंने लिखा था, वो भी अपनी पत्नी के लिए। पता नहीं कैसे वो आपके हाथ लग गया। तो जो चिट्ठी मैंने पढ़ी वो भी आपने लिखी थी? अरे चुप करना लायक, ये भी कोई उम्र है तेरी गुलाबी चिट्ठियां लिखने की? शादी को इतने साल हो गए फिर भी लड़कपन खत्म नहीं हो रहा। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, खबरदार जो किसी के सामने इस बात का जिक्र भी करा। चला था प्रेम पत्र लिखने। बेटे को डांट कर चुप कराने के बाद शीला चुपके से वहां से सरकने लगती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? बेटे बहू के सामने मजाक बनकर रह गई। इन चिट्ठियों के अदला बदली से सरला बहुत शर्मिंदा हो गई थी। अपनी साड़ी संभालती वो तेजी से नीचे पहुंच जाती है कमरे में। सुबह से आधी रात हो गई लेकिन आपकी चिट्ठी पहुंची नहीं अभी तक। भूल गए क्या? देखो भाग्यवान, ये लव लेटर की बात पर मिट्टी डालो। किसी समझदार आदमी ने कुछ सोच कर ही इन मैसेज का आविष्कार किया होगा। जमाना आगे बढ़ रहा है तो चिट्ठी भी अब मैं व्हाट्सएप पर ही भेज दिया करूंगा। इतने बड़े परिवार में लव लेटर किसी के हाथ में जाने से रोकना भी बड़ा दुर्लभ काम होता है, समझ गई? कहो तो तुम्हें डायमंड दिला दूं लेकिन चिट्ठी मुझसे ना हो पाएगी। हाँ तो क्या लगता है आपको पत्नी श्री इतनी आसानी से उसे छोड़ देगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ से 4 बातें सुनने के बाद बेचारे मिश्रा जी बीवी की भी 10 बातें सुन ही लेते हैं। सिया के राम तो वनवास में अपनी सिया यानी सीता के साथ थे, लेकिन सुमन का वनवास वो थोड़ा अलग है। ये क्या बना रखा है तूने? खाना है या गोबर? तेरे घर वालों ने पढ़ने लिखने के अलावा तुझे कुछ सिखाया भी है? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तू मेरे बेटे को मिल गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुझ जैसी बहू मेरे पल्ले आके पड़ गई। मम्मी जी, आप हर वक्त मेरे घर वालों को बीच में क्यों लाती हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए ना। मेरे घर वालों को उल्टा सीधा क्यों कहती हैं? लगता है मुंह चलाना भी तुमने अपने घर वालों से ही सीखा है। न जाने और आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। शाम को सुमन का पति घर आता है तो सुमन उससे बात करती है। अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारी माँ बार बार मुझे और मेरे घर वालों के बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है आखिर। देखो सुमन, मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी माँ की नहीं बनती, पर वो मेरी माँ है, मैं कैसे बोल दूं उन्हें? वो मुझसे बड़ी हैं, तुम्हें थोड़ा उनको बर्दाश्त करना होगा सुमन। अच्छा, तो वो बड़ी हैं, तुम्हारी माँ है, तो वो मुझे कुछ भी बोलती रहेंगी? क्या तुम्हें मेरी बेइज्जती होते हुए देखकर अच्छा लगता है? अरे कभी कभार मेरे लिए भी बोल लिया करो, कभी तो अपनी माँ को भी समझाया करो। तुम्हें पता है ना, माँ नहीं समझती। ऊपर से अगर मैंने उन्हें कुछ बोल दिया तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी 2 औरतों के झगड़ों के बीच एक मर्द बोले अच्छा थोड़ी ना लगता है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है तुम्हें बोलने से अच्छा है कि मैं दीवार में जाकर अपना सर पटक कर आ जाऊं। सुमन, कहाँ जा रही हो? फिक्र मत करो, मरने नहीं जा रही। अगले दिन जब सुमन के घर वाले उससे मिलने उसके घर आते हैं। बहू, तेरे घर वाले आए हैं। आ गए मुफ्त की रोटियां तोड़ने। माँ, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो। आप ये बताओ कैसी हो? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? यहाँ तेरा मन लग गया ना बेटा? अरे इससे क्या होगा, यहाँ इसको सब मिल रहा है। मेरे बेटे ने इसके लिए किसी चीज की कमी थोड़ी ना कर रखी है। अरे तुम तो खुशियां मनाओ कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल मिला है, नहीं तो इसकी हरकतें देखकर तो लगता नहीं कि इसकी शादी भी होती। माफ कर देना बहन जी अगर इससे कुछ गलती हो जाए। बच्ची है, चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी तक इसे माफ ही तो कर रही हूँ। माफ नहीं कर रही होती तो ये अभी तक तो मायके में बैठी होती। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया कि मुझे माफी मांगनी पड़े। अरे चुप हो जाना बेटा। देख लो अपनी बेटी को। और कुछ नहीं तो कम से कम यही सिखा लेती कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने बदतमीज लोग। मम्मी जी, आप मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो। अच्छा,
मैं तेरी माँ की बेइज्जती कर रही हूँ और जो तू रोजाना करती है वो कुछ नहीं। वैसे भी लड़की वाले बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और ये तो यहाँ आके खाना तक खा रही है। बेइज्जती मैं नहीं कर रही, वो खुद अपनी कर रही है। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी तो वैसी होनी ही है। मम्मी जी बस कीजिए। उतने में सुमन की माँ उठ जाती है। बेटा मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। माँ आज आप अकेले घर नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये तो क्या बोल रही है बेटा? हाँ माँ, जहाँ मेरी माँ की और मेरी इतनी बेइज्जती हुई है उस घर में मैं एक दिन तो क्या एक सेकंड भी रुकना बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए। हाँ हाँ जा जा, मैं भी कौन सा तुझे रोक रही हूँ। मैं तो उल्टा खुश हूँ कि इस घर की सबसे बड़ी बला टली। शाम को जब कोमल का पति घर आता है तो उसे पूरी बात के बारे में पता चलता है। वो सुमन को वापस ले जाने उसके घर आता है। चलो सुमन, घर चलो। घर परिवार में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर छोड़ दिया जाए। हाँ बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं। मान जा बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने से कुछ बदल जाएगा क्या? माँ आपने देखा ना मम्मी जी ने किस तरह आपकी बेइज्जती करी। अब फिर भी मुझे उस घर में जाने के लिए बोल रही हो। और तो और जब मैं घर से जा रही थी तो मुझे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। कैसे चली जाऊं मैं उस घर में जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है? अपनी सास के लिए ना सही, दामाद जी के लिए तो चली जा बेटा। हाँ सुमन, मान लो ना अपनी माँ की बात और मेरे लिए घर चलो। तुम्हारे लिए? क्यों? तुम भी तो बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हो। क्या तुमने अपनी माँ के सामने मेरे लिए एक बार भी आवाज उठाई? क्या एक बार भी अपनी माँ से ये कहा कि माँ मेरी बीवी है, इसकी आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती? नहीं कहा ना? तो क्यों मैं तुम्हारे लिए घर चलूं? तुम खुद ही सोचो, अगर तुम यहाँ रही दोनों परिवार की बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे? अरे जो भी सोचेंगे सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बच्ची के बारे में उल्टा सीधा बोले। मेरे लिए ही सही एक बार। ठीक है माँ, घर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारा सामान लाता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मम्मी जी को खुद यहाँ आकर मुझसे और माँ से माफी मांगनी होगी। अब ये क्या है? मैं मांगता हूँ ना माफी उनकी तरफ से। मुझे पता था नहीं कर सकते तुम। अरे डरपोक हो, ये भूल जाओ कि मैं घर आऊंगी। और माँ, आपको लोगों की फिक्र है ना, उनको कैसे संभालना है मुझे अच्छी तरह पता है। सुमन के पति को ऐसे ही घर वापस जाना पड़ता है और उस दिन से वो अपनी माँ से चोरी छिपे सुमन से मिलने जाता है। एक दिन उसकी माँ को पता लग जाता है। बहुत याद आ रही है तुझे अपनी जोरू की, जो चोरी छिपे मिलने जा रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुमन वहाँ रहती है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में बातें बनाए, इसलिए। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है उस बदतमीज लड़की से मिलने की। जो बोलना है बोलने दे लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ जो खुद चली गई, नहीं तो मैं ही किसी दिन उसको निकाल देती। माँ, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में? वो मेरी बीवी है, उसे यहाँ होना चाहिए था और वो वहाँ है। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है अपनी बीवी की। तो जा, अपने ससुराल जाकर घर जमाई क्यों नहीं बन जाता? इससे तेरी भी मुश्किल खत्म और वो तो यही चाहती होगी। माँ, ये आप क्या बोल रही है? माँ, चलिए ना मेरे साथ उसके घर, उसको ले आते हैं। वो इस घर की बहू है, आपके बेटे की बीवी है। उसे उसके असली घर में ले आते हैं ना माँ। अरे चुप कर गधे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तू भी ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी बीवी की तरह तुझे भी इस घर से अलविदा कर दूंगी। माँ, लेकिन दूसरी तरफ सुमन के घर में, बेटा ये तूने सही नहीं किया। अगर उस दिन दामाद जी के साथ चली जाती तो कितना सही रहता। नहीं माँ, आप नहीं जानती मैं उस घर में कैसे रही हूँ, कितनी मुश्किल और बेइज्जती बर्दाश्त की है। पर अब नहीं, अब इनको फैसला लेना ही होगा, इनको समझना ही होगा। अगर ये मेरे लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो उनको और भी मुश्किल और बेइज्जती दोनों झेलनी पड़ेगी। अगर ये मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं भी इनका साथ नहीं दे सकती। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, हर जॉइंट फैमिली की अपनी अलग ही कहानी होती है। ऐसी ही एक जॉइंट फैमिली की कहानी आज आपको सुनाते हैं। ये कहानी है गुप्ता परिवार की। गुप्ता परिवार में अभी कुछ दिन पहले ही छोटी बहू सुगंधा ब्याह कर आई है। वैसे तो आमतौर पर बड़ी बहुएं इस बात से नाखुश ही होती है
कि घर में उनके अलावा एक और बहू आ गई। लेकिन छोटी बहू के आने से गुप्ता जी की बड़ी बहू अर्पिता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। माँ जी, जब तक बच्चे नहीं हुए थे मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन जब से गुड्डी और चीकू हुए हैं घर के काम निपटाना बहुत मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता घर संभालो के बच्चे। अरे अर्पिता बहू, अब तो तेरे दुख भरे दिन भी तेरे भैया जितना परेशान हो रहा था हो चुकी, अब तो तेरी देवरानी आ गई है। अब क्यों चिंता करती है तू? घर के काम दोनों मिलजुल कर लिया करो। आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी। 9 लोगों का खाना, नाश्ता, कपड़े और घर की साफ सफाई अकेले संभाल पाना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी मैंने इतने सालों तक खुशी खुशी सब कुछ संभाला है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि अब कोई मेरा दुख दर्द बांटने वाला भी इस घर में है। कम से कम बीमार होने पर एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। हे भगवान, या तो सबने पहले ही मुझसे काम कराने के ख्याली पुलाव पका रखे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता मुझसे घर के काम कराना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, जो इतने सालों में मेरी मम्मी नहीं करा पाई। ये लोग क्या खा कर पाएंगे। शादी के 2-4 दिन तो सुगंधा ने मेहमान बनकर बिस्तर पर बैठकर काट लिए थे, लेकिन असली जंग शुरू होना अभी बाकी था। 3 दिन बाद। बेटा सुगंधा, ऐसा करो, सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो। अर्पिता को बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है ना, तो उससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। फिर साफ सफाई करने के बाद दोपहर का खाना तुम दोनों मिलकर बना लिया करना। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाना है? ऐसा करो बेटा, आज गोभी के पराठे बना लो, बच्चे भी खुश होकर टिफिन ले जाएंगे। जी ठीक है मम्मी जी। सुगंधा गोभी के पराठे बनाने के लिए रसोई में पहुंच जाती है, लेकिन अकेले इतने सारे पराठे बनाते बनाते उसको नानी याद आने लगती है। उसने तो बस आज तक मम्मी के हाथ के पराठे आराम से बैठकर खाए थे। हे भगवान, क्या आफत है ये। कोई पराठा फट रहा है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ऊपर से पापा जी की फरमाइश की थोड़ी ज्यादा गोभी भरकर पराठे बनाओ। मुझसे नहीं होने वाला ये सब। इतना दिमाग अगर मैंने पढ़ाई में लगाया होता तो आज मैं IAS अफसर बन गई होती। बेचारी सुगंधा मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती पराठे बना रही थी। लेकिन जॉइंट फैमिली में काम बिरबल की खिचड़ी पकाने जैसा होता है। कितना भी काम करते रहो, लेकिन मजाले जो काम खत्म हो जाए। नाश्ते का काम अभी निपटाया ही था कि सासू माँ ने 2 मंजिला घर झाड़ू पोछा उसे सौंप दी। सुगंधा बहू, ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा लगा लो और अर्पिता मशीन लगाकर कपड़े धो देगी। ऊपर के फ्लोर की सफाई करते करते सुगंधा की कमर टेढ़ी हो गई थी। अभी तो नीचे का फ्लोर बाकी है। हे भगवान, मम्मी ने मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाला है, इतने बड़े घर में मेरी शादी करा के। अरे 2 कमरे वाला ससुराल में मेरा रिश्ता नहीं कर सकती थी क्या? अब इस राजमहल को साफ करते करते मेरी आधी जिंदगी निकल जाएगी। किसी तरह रोते रोते सुगंधा सफाई का काम निपटा कर नीचे आई तो देखा कि जिठानी ने पूरे परिवार के कपड़े धोकर फैला दिए हैं और अब रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। अरे सुगंधा, हो गई सफाई? अच्छा, मैंने दाल चावल पकने के लिए रख दिए हैं, तब तक तुम सब्जी काट लो। भाभी, मैं वो सोच रही थी कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर खाना बनाते हैं। सुगंधा, खाना लेट हो जाएगा और पापा जी को ना ठीक 1 बजे खाना चाहिए होता है, नहीं तो वो खाना भी नहीं खाते। उनकी वजह से कई बार तो मैं रात के 10 बजे तक कपड़े धोती हूँ, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं रहता ना कपड़ों के लिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम समझ जाओगी। अभी तो तुम फटाफट रसोई में आकर मेरी मदद कर दो। अभी रोटी, सब्जी, सलाद, रायता सब बनना बाकी है। अरे ये लोग इंसान है या बकासुर? इतना खाना एक टाइम में कौन खाता है? एक सब्जी और रोटी खाकर पेट नहीं भरता क्या? पहले इतने सारे व्यंजन बना, फिर 2 टोकरे भरकर बर्तन धो। पता नहीं भाभी ने कैसे इस घर में इतने साल अकेले बिता लिए। मैं होती तो 2 दिन में या तो घर छोड़कर भाग जाती या फिर तलाक ले लेती। मैं अपनी जिंदगी ऐसे गधा मजदूरी करके नहीं बिता सकती। मुझसे नहीं होगा ये सब। पूरा पूरा दिन झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, नाश्ता, एक पल का भी सुकून नहीं है यहाँ पर। तो शाम के समय, सुगंधा, अरे भाई कहाँ गुम हो गई हो? अरे आप आ गए? कुछ नहीं, कमरे में थी। लो जी, पति पूरा दिन मेहनत करके घर आ रहा है, ये नहीं कि कुछ चाय नाश्ता बनाकर परोस दे हैं?
जाओ भाई, अपने खूबसूरत हाथों का जादू चलाओ और कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। आलोक, चाय तो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा सा मतलब? अच्छा सा मतलब चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर लाओ भाई। हैं? अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। सुगंधा रसोई में जाती है और पति के लिए पोहा बनाने लगती है। बेटा सुगंधा, पोहा बना रही हो ना, तो ऐसा करना सबके लिए ही बना लेना। बच्चे भी ट्यूशन पढ़कर आते होंगे और त्रिलोक के भी आने का समय हो रहा है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। सबको शाम की चाय और नाश्ता देने में ही खाना बनाने का समय हो गया था। चाय नाश्ता कराने के बाद सुगंधा और अर्पिता रात के खाने की तैयारी करने लगते हैं। रात के खाने का काम निपटाते निपटाते उसे 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे ऐसा लगा जैसे न जाने कितने वर्षों से उसने आराम ही नहीं किया। कुछ दिन तो बेचारी सुगंधा कड़वे घूंट निगलते हुए सास और जेठानी के बताए हुए सारे काम भाग भाग कर करती रहती है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये सब जीवन भर करते रहना उसके बस का नहीं है। कुछ दिन बाद, मम्मी जी, आजकल बहुत महंगाई हो गई है। एक आदमी की कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने भी ना 2-3 कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था। आपको पता है, एक जगह से मेरे पास नौकरी के लिए कॉल भी आ गया। मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी सोच है तेरी। ऐसे थोड़ी ना बहू का घर की लक्ष्मी कहते हैं। देखो तो कितनी समझदार है मेरी बहू। आते ही मेरे बेटे का हाथ बटाने के लिए कोशिश करने लगी। एक तू है और एक वो अर्पिता है, दिन भर बस घर के कामों के लिए हाय हाय करती रहती है। अरे नया जमाना है, औरतें चांद तक पहुंच गई और इनसे तो घर भी नहीं संभाला जा रहा। तू जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। सास से आशीर्वाद लेकर सुगंधा नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। शाम को 5 बजे। अरे सुगंधा बेटा, कैसा हुआ इंटरव्यू? सब बढ़िया रहा ना? जी मम्मी जी, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ और मुझे जॉब भी मिल गई। अरे वाह 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 वाह, माता रानी ने मेरी सुन ली बेटा। जीती रहो, खूब तरक्की करो, फूलो फलो। तो कब से ज्वाइन कर रही हो बेटा? कल से ही ज्वाइन करना है मम्मी जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तू थक गई होगी ना, पूरे दिन से आप घर में घुसी है। जा जाकर आराम कर ले और अपने जाने की तैयारी कर ले। आज का काम अर्पिता देख लेगी। मम्मी जी, भाभी अकेले। अरे हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आदत है। 8 साल से वही तो सब संभालते आ रही है। तू चिंता मत कर। हाँ, जा जाकर थोड़ा सुस्ता ले बेटा। सुगंधा सास के कहने पर अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है। अर्पिता बहू। जी मम्मी जी। बेटा वो सुगंधा की ना जॉब लग गई है। पूरा दिन बेचारी दिमाग खपा कर आई है, इसलिए रात का खाना तू ही देख लियो। और हाँ, 1 कप चाय बनाकर उसके कमरे में ही दे आना। मैंने कहा कि थोड़ा आराम कर ले, फिर तो कल से दौड़ भाग करनी है। क्या नौकरी? अब सुगंधा नौकरी करेगी क्या? हाँ हाँ, अभी अभी बताया तो मैंने कि उसकी नौकरी लग गई। कहाँ, कौन सी कंपनी में, और सैलरी कितनी मिल रही है? अरे अभी उसे नौकरी ज्वाइन तो कर लेने दे, आगे सैलरी भी पूछ लेना। बेटा ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि पहले ही दिन मैं उससे पूछ लूँ तुझे पगार कितना मिलेगा। अरे जो भी पैसा मिलेगा आखिर वो कहाँ ले जाएगी, सब घर में ही तो आएगा ना। मैं तो सच्ची बहुत खुश हूँ, हमारे खानदान की पहली औरत है जो घर की चौखट लांग कर ऑफिस तक पहुंची है। सासू माँ तो छोटी बहू की नौकरी लगने से बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन बड़ी बहू अर्पिता का मन अभी भी ये सच स्वीकार नहीं कर रहा था कि ऐसे अचानक छोटी की नौकरी कैसे लग गई। जहाँ तक उसे याद था, छोटी के पास पहले का कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था और ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री भी तो उसने नहीं ली हुई थी। डाउट तो मेरे मन में बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो मम्मी जी को यही लगेगा कि छोटी की तरक्की से जल रही हूँ। अर्पिता बहू, ऐसा करना, सुबह जब तू बाकी सबका टिफिन बनाएगी ना तो सुगंधा का भी टिफिन पैक कर देना। वो बेचारी पूरा दिन ऑफिस में काम करेगी, कम से कम घर का खाना खाएगी तो शरीर में ताकत बनी रहेगी। माँ जी, सुगंधा को कहिए ना सुबह उठकर कम से कम नाश्ता बनाने में ही मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे, फिर तो वो ऑफिस चली जाएगी और पूरा दिन घर के कामों में मुझे अकेले ही खटना पड़ेगा। अरे बहू, ये कैसे बेतुकी की बात कर रही है? वो बेचारी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रही है, अब ऑफिस में भी वो सारा दिन काम ही करेगी।
हाथ पर हाथ रखकर बैठेगी तो नहीं। तू घर में है तो घर के काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे ना। और मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे, जाकर उसका टिफिन बना जा। मम्मी जी, मुझे पता है कि वो ऑफिस जा रही है तो वहाँ काम ही करेगी, लेकिन घर के काम भी तो उसके अपने ही है ना। घर के कामों में मदद करना भी उसका फर्ज बनता है या नहीं। अब वो सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो या फिर तेरे साथ किचन में आकर रोटियां बेले हैं। घर से बाहर जाने वाले को बाहर की 10 चिंता होती है। अब मुझे ना ये रोज रोज की झिकझिक नहीं चाहिए। जैसा पिछले 8 सालों से घर चल रहा था आगे भी चल सकता है। सुगंधा बाहर काम कर रही है तो उसमें भी घर की ही भलाई है ना। अर्पिता को समझ में आ गया था कि नौकरी की बात सुनते ही सासू माँ के तेवर बदल गए हैं। कल तक जो सासू माँ उसे देवरानी के आने का दिलासा देकर काम का बंटवारा करने के लिए कहती थी, वही आज अपनी बातों से पलट गई थी। लेकिन कहते हैं ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। उसी तरह अर्पिता भी जानती थी कि ससुराल में रहना है तो सास से बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने सासू माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और दुखी मन से रसोई में जाकर अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सुगंधा रोज सुबह आराम से सोकर उठती, नहा धोकर अच्छे से तैयार होती और जेठानी का बना बनाया टिफिन हाथ में लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती। इधर पूरा दिन जेठानी अर्पिता घर के कामों में फंसी रहती। वो बेचारी अकेले ही पूरे घर का खाना, नाश्ता और साफ सफाई का काम देखती। सुगंधा ऑफिस से घर लौटने के बाद भी रसोई में आकर जेठानी की मदद करना जरूरी नहीं समझती थी। सुगंधा, तुम शाम को ऑफिस से आने के बाद ही मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। माँ जी से तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम तो समझती हो ना, घर के काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। कम से कम तुमसे तो थोड़ी मदद की उम्मीद मैं कर ही सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ भाभी, घर में बहुत काम होते हैं, आप भी थक जाती होंगी। लेकिन सच बताऊँ, पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खपाने के बाद घर आकर ना एक गिलास पानी भी खुद से लेकर पीने का मन नहीं करता। और अभी तो मुझे उतना काम करने की आदत भी नहीं है ना। भाभी, आप मैनेज कर लीजिए ना। मुझ में तो बिल्कुल ताकत ही नहीं बचती घर आकर कुछ भी काम करने की। किसी को भी इस घर में मेरी नहीं पड़ी। छोटी बहू पैसे कमा कर ला रही है तो अब माँ जी को वही अच्छी लगती है। मैं यहाँ घर के कामों में दिन भर खपती रहती हूँ, लेकिन किसी को मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं। यहाँ तक कि कल की आई हुई सुगंधा ने भी आज मुंह पर ही मदद करने के लिए मुझे मना कर दिया। अर्पिता आकर रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे सास की बातें कान में पड़ती है। अरे जीजी, सच में बिल्कुल लक्ष्मी है। लक्ष्मी मेरी छोटी बहू खानदान की पहली बहू है जो घर से बाहर निकलकर पैसे कमा कर ला रही है। घर के आदमियों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाई, मैं तो यही कहूँगी कि आजकल एक आदमी की कमाई में घर कहाँ चलता है। सबकी बहुओं को ना कमाना चाहिए। अभी तो सुगंधा ने कमाकर 1 रुपया हाथ में नहीं रखा। अभी से माँ जी को बस सुगंधा ही सुगंधा दिखाई पड़ रही है। हर बहू को घर से बाहर जाकर कमाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। घर से बाहर जाकर कमाने वाली औरत की कम से कम इज्जत तो होती है। यहाँ मैं सालों से सुबह से लेकर रात तक एक पैर पर खड़े होकर सबकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरी तारीफ में माँ जी ने कभी 2 शब्द नहीं कहे। सुगंधा घर से बाहर जाकर नौकरी तो कर रही है, लेकिन वापस आकर घर के एक भी काम में हाथ नहीं लगाती। अगर ऐसी ही हर औरत घर से बाहर नौकरी करने लगे तो घर कैसे चलेगा, ये कभी सोचा है माँ जी ने? सुगंधा अपनी किस्मत को कोसती हुई रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। हाँ नीतू, बता कैसी है? अरे ऐसी उखड़ी उखड़ी आवाज में क्यों बात कर रही है? अब तो खुश हो जा, अब तो तेरा हाथ बटाने वाली भी आ गई भाई। देख नीतू, मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो कर, वरना रख दे फोन। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताएगी भी? नीतू के बार बार पूछने पर अर्पिता उसको सारी बात बताती है। देख अर्पिता, ये तेरी देवरानी है ना सुगंधा, ये मेरी बुआ जी के पड़ोस में ही रहती थी। मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसका बचपन से ही पढ़ाई में, यहाँ तक कि घर के कामों में भी मन नहीं लगता था। 1 नंबर की गवार लड़की है वो, उसे कौन नौकरी देगा भला? और तू इतनी मूर्ख है, तूने उससे एक बार नहीं पूछा कि आखिर वो नौकरी कहाँ करती है, कितनी सैलरी मिल रही है? अरे यार, घर में किसी ने भी उससे कोई पूछताछ नहीं की। हर कोई बस इसी बात की खुशी में पगलाया जा रहा है, छोटी बहू की नौकरी लग गई, छोटी बहू की नौकरी लग गई। आज तक 1 रुपया लाकर उसने माँ जी के हाथ पर नहीं रखा। तो बस ठीक है ना, तू अपनी सास को भड़का।
सास को कहा कि सुगंधा से कहे कि तनख्वाह लाकर सास के हाथ में दे। सहेली की बताया अनुसार अगले दिन अर्पिता अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, अब तो सुगंधा को नौकरी करते हुए कई महीने बीत गए हैं, आपने उससे कभी पूछा नहीं वो अपनी सैलरी का क्या करती है? मैंने भैया से पूछा तो वो भी यही कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं कि सुगंधा कितना कमाती है और उन रुपयों का क्या करती है। अब अगर वो नौकरी कर रही है तो उसे घर के लिए भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। बात तो तेरी सही है बहू। आज ही सुगंधा से पूछती हूँ कि इतने महीने हो गए तनख्वाह का 1 रुपया उसने घर में नहीं दिया। आखिर अपनी तनख्वाह का करती क्या है? शाम के समय सुगंधा बहू, 3 महीने हो गए तेरी नौकरी को, बेटा तनख्वाह नहीं मिली क्या अब तक? मम्मी जी, तनख्वाह तो मिली थी लेकिन वो तो सारी खर्च हो गई। अरे कहाँ खर्च करती तूने? हमारे हाथ में तो तूने चवन्नी भी लाकर नहीं दी। और रवि कह रहा था कि तूने उसे भी नहीं बताया कि तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है। तू अपनी तनख्वाह का करती क्या है? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिए। मेरे सारे पैसे आपके नाम से एक तरह से बैंक में जमा हो रहे हैं। क्या कहा? मेरे नाम से? हाँ मम्मी जी, अब धीरे धीरे आपकी और पापा जी की उम्र बढ़ रही है। कल को आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगी? इसीलिए आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैंने आपके नाम से SIP खुला दी है। अरे बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बहुत दूर की सोच है तेरी तो। इतना तो कभी मेरे बेटों ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जीती रहे बेटा, हमेशा खुश रहे। सुगंधा के मुंह से सास के नाम पैसा जमा करने वाली बात सुनकर अब अर्पिता को पूरा यकीन हो गया था कि सुगंधा झूठ बोल रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अर्पिता सुगंधा को इतना तो समझ ही गई थी कि वो अपना पैसा किसी और के नाम जमा करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर ये सुगंधा की नौकरी का चक्कर क्या है। अगले दिन जैसे ही सुगंधा अपने ऑफिस के लिए निकलती है, अर्पिता भी माँ की बीमारी का बहाना करके सुगंधा के पीछे पीछे घर से निकल जाती है। अर्पिता देखती है कि सुगंधा घर से निकलने के बाद ऑटो लेकर सीधा अपने मायके चली गई। अर्पिता को ये देखकर बहुत हैरानी होती है। हो सकता है इसे कुछ काम हो, इसलिए ये आज ऑफिस की जगह मायके चली गई हो। मैं कल फिर से ट्राई करती हूँ। अर्पिता कई दिनों तक लगातार ऐसे ही सुगंधा का पीछा करती है, लेकिन देखती है सुगंधा तो रोज रोज ससुराल से निकलने के बाद मायके जाकर बैठ जाती है और फिर शाम के समय वहां से निकलकर सीधा ससुराल। अब अर्पिता को सुगंधा का सारा खेल समझ में आ गया था। अगले दिन, मम्मी जी आपको पता है आज मैं ना आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। अरे क्या सरप्राइज है? साफ साफ बता। नहीं मम्मी जी, ऐसे नहीं, सरप्राइज के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। शाम को 4 बजे अर्पिता सास को साथ लेकर सुगंधा के मायके पहुंच जाती है। वहां जाकर वो दोनों देखते हैं कि सुगंधा आराम से बिस्तर पर सो रही है। अरे सुगंधा बहू, तू यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी, मैं आपको यही दिखाने के लिए लाई हूँ कि आपकी छोटी बहू कोई नौकरी करने नहीं जाती, बल्कि वो हर रोज घर से निकलकर सीधा अपने मायके जाती है। समधन जी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? बड़ी बहू सही कह रही है क्या? अरे बहन जी, इस सुगंधा ने ही मुझसे कहा कि आपने इससे कहा है कि अभी नई नई शादी है, ससुराल में मन नहीं लगता होगा, इसलिए तुम सुबह अपने मायके चली जाया करो और शाम को वहाँ से लौट आया करो। सुगंधा बहू, कोई और बहाना बचा है? कुछ और कहना है या घर चले? मैं चलती हूँ ना माँ जी, वैसे भी घर पर बहुत काम पड़ा होगा ना। हाँ, मैं सोच रही हूँ बड़ी बहू को 1 महीने के लिए उसके मायके भेज दूँ। तू तो है ही घर का काम करने के लिए। क्यों, ठीक कहा ना? बेचारी सुगंधा अपने फैलाए जाल में खुद ही फंस चुकी थी। अब तो उसकी वही हालत थी कि मरता क्या न करता। इसलिए सजा के तौर पर बेचारी अगले 1 महीने पूरे घर का काम अकेले ही निपटाती है।